और वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +2 का सरफेस केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ अ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कोलाइडल सोल। अगर हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इट इज़ रिलेटेड विद अ इलेक्ट्रिसिटी और वी कैन से इट इज़ रिलेटेड विद द इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट है, अगर हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हैं तो इट डिसोशिएट इनटू इट्स आयन। तो ये जो कुछ कॉमन वर्ड हैं जो हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कोलाइडल सोल में पढ़ेंगे। अगर सबसे पहले हम बात करें कि कोई भी एक कोलाइडल पार्टिकल्स है, जैसे आपने बेटा पेप्टाइजेशन करी, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड करा, उसमें आपने क्या किया था, आपने किया था कि अगर जो कोलाइडल सोल है हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो उसकी सस्पेंशन नहीं होती, वो कोलाइडल फॉर्म में ही रहते हैं। तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो उस इलेक्ट्रोलाइट में से एक पर्टिकुलर आयन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अब वो जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, हमने कहा था उनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज आ सकता है या फिर वो नेगेटिव चार्ज आ सकता है, जिसको हम क्या बोलेंगे कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो कैसे इलेक्ट्रिकल चार्ज हो रहे हैं। मीन्स कि हमारा क्वेश्चन ये बनेगा कि कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर जो वो चार्ज है वो कैसे आता है। तो वो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज आता है। फर्स्ट क्या है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन का मतलब किसी भी चीज़ को घिसाना। लेट्स सपोज अगर आप देखो आपका एक हाथ है, दूसरे हाथ को आप अगर उसके ऊपर ऐसे घिसाते रहते हो तो घिसाते घिसाते आपका ये हाथ यहाँ से गर्म हो जाता है। इट मीन्स कि ये वाला हैंड क्या हो गया है, चार्ज ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ड्यू टू दैट घिसना, उसमें क्या डेवलप हो गया है, चार्ज। तो ऐसे ही जब हम कोलाइडल पार्टिकल्स की रबिंग करते हैं, म्यूचुअल रबिंग करते हैं विद द डिस्पर्जन मीडियम, तो वो कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज। तो एक मेथड क्या है, बाय फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, और वी कैन से बाय म्यूचुअल रबिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स विद द मॉलिक्यूल ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम। जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर क्या आ जाता है बेटा, चार्ज। सेकेंड, आपने ब्रिडेक आर्क मेथड करा था। ब्रिडेक आर्क मेथड में क्या करते हैं, जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो तो जो मेटल है वो वेपर्स में चेंज होता है, फिर उसकी कूलिंग करते हैं तो अगेन इट इज चेंज इनटू अ कोलाइडल पार्टिकल्स। तो वो वहाँ से एयर में से क्या कैप्चर करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करते हैं, या फिर इलेक्ट्रो डिस्पर्शन होता है जब, वहाँ से कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। एंड द थर्ड इज मेन, दैट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या है, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन। प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ, प्रेफरेंशियल मतलब प्रेफरेंस, हम किसको पहल दे रहे हैं। एडजॉर्प्शन मतलब कि एड्जोबेंट के सरफेस के ऊपर क्या जुड़ेगा, एड्जोबेट, कहाँ से, फ्रॉम द सॉल्यूशन। एन आयनिक कोलाइड एब्जॉर्ब आयन कॉमन टू इट्स ऑन लैटिस। वो क्या कह रहे हैं कि एक जो आयनिक कोलाइड है, आयनिक कोलाइड मतलब कि अगर कोलाइड्स के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है, वो उस सॉल्यूशन में से एक पर्टिकुलर आयन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, चार्ज आ जाएगा। तो प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि हमारे पास जो कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज आता है वो चार्ज किसकी वजह से आता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ अ पर्टिकुलर आयन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है बेटा। एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ, हम ये क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं। इसमें आपको ये बताना है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर चार्ज कहाँ से आता है। फर्स्ट, एक तो फ्रिक्शन की वजह से, दूसरा ब्रिडेक-आर्क मेथड से, तीसरा प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन से। जो प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन है इसको हम और एक्सप्लेन करेंगे कि प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन है क्या। देखो इसको कैसे हम करेंगे, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। देखो बेटा क्या एग्जाम्पल है, मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है। मेन जो कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर हम क्या देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, कैसे बनता है। देखो इसका मीनिंग क्या है वो आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि AgNO3 में हम Na को ऐड कर रहे हैं, और Na हमने किस में लिया हुआ है, एक्सेस में, तो हम सिंपली इसमें आयन का एक्सचेंज करते हैं। तो Agi प्लस में हमारे पास क्या बच जाएगा, अगर हमने कहा कि Ag के साथ यहाँ पे I जुड़ गया तो हमारे पास क्या बन गया, ये कोलाइडल सोल बन गया। उस कोलाइडल सोल में किसके पार्टिकल्स हैं, हम कह सकते हैं कोलाइडल पार्टिकल ऑफ AgI
इसको हम और क्या बोल सकते हैं बेटा, डिस्पर्स्ड फेज भी बोल सकते हैं। इतना क्लियर है। अब जब हमने AgNO3 में अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो हम इस रिएक्शन में बोल रहे हैं कि NaI एक्सेस में है, जबकि AgNO3 क्या है, लिमिट में है। जब हम AgNO3 में NaI ऐड करते हैं तो हमारे पास AgI का कोलाइडल सोल्यूशन बन गया, जिसके अंदर AgI के ही कोलाइडल पार्टिकल्स हैं। और रह क्या गया, अगर ये चीज़ एक्सेस में है तो और क्या रह गया, Na पॉजिटिव रह गया, I नेगेटिव भी रह गया, प्लस Ag तो लिमिट में था ना, तो Ag तो I के साथ जुड़ गया। दूसरा कौन सा आयन रह गया, NO3 नेगेटिव। मतलब क्या हुआ कि अगर AgNO3 NaI के साथ रिएक्ट किया तो AgI का कोलाइडल सोल्यूशन बना और ये वाले आयन रह गए, ये उसी सोल्यूशन के अंदर रह गए हैं, उसी रिएक्शन में ही है ना। तो क्या करना है, अब जो AgI है, AgI इनमें से कौन से आयन को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है बेटा। इसकी एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, मैं आपको बताती हूँ। वो ट्रिक क्या है कि कोई भी कोलाइडल पार्टिकल कौन से आयन को एब्जॉर्ब कराएगा अपने सरफेस के ऊपर, जो क्या होगा, कॉमन आयन होगा। दैट कॉमन आयन इज द मोस्ट कॉमन, दैट इज अ ट्रिक। देखो बेटा क्या है, अब AgI का कोलाइड्स था, उस AgI किसको अपने साथ जोड़ेगा, जो कॉमन होगा। अब कॉमन क्या है, AgI में Na आ रहा है, नहीं I आ रहा है, हाँ जी I आ रहा है, तो ये I नेगेटिव को अपने सरफेस के ऊपर जोड़ लेगा। तो हमारे पास ये जो कोलाइड्स बना, ये क्या बना, नेगेटिव कोलाइड्स। यानी कि ये वाले कोलाइडल पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया। क्यों नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि AgI ने उस सॉल्यूशन में से कॉमन आयन को अपने सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब कराया है। यही तो मैंने आपको बताया कि प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन क्या हुई। देखो एन आयनिक कोलाइड मतलब AgI एडसॉर्ब आयन, इसने आयन को एब्जॉर्ब करा, कौन से आयन को, I नेगेटिव को। कहाँ से, टू इट्स ओवन लैटिस, अपने ही लैटिस में से, अपनी ही रिएक्शन के बीच में, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अ कोलाइडल सोल, जब हम कोलाइडल सोल बना रहे थे। यानी कि जब हम AgNO3 को Ni के साथ रिएक्ट करके कोलाइडल सोल्यूशन बना रहे थे, तो इस कोलाइडल पार्टिकल्स ने अपने ही सोल्यूशन में से एक कॉमन आयन को अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब करा लिया, और वो कोलाइडल पार्टिकल्स क्या बन गया, चार्ज्ड। और वो कौन सा चार्ज बना, जिस तरह के, अगर वो यहाँ पे पॉजिटिव को एब्जॉर्ब करता तो वो पॉजिटिव बन जाता, बट इसने नेगेटिव को एब्जॉर्ब करा है तो वो क्या बन गया है, नेगेटिव सोल। क्लियर है बेटा। अब ये अगर नेगेटिव सोल बन गया है तो इसको न्यूट्रल भी होना है। अगर हम कोलाइडल पार्टिकल्स की बात करें, वो कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा, न्यूट्रल। अब क्या हुआ बेटा, अगर हम बात करें कि ये AgI का कोलाइड्स था, इसने अपने सरफेस के ऊपर I नेगेटिव को एब्जॉर्ब करा लिया। अब वो जो नेगेटिव लेयर बनी, ये क्या है, फिक्स्ड, ये इस कोलाइडल पार्टिकल्स के साथ चिपक गई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड लेयर। और ये कौन सी है, ये फर्स्ट लेयर। उसके बाद क्या करेगा, ये जो कोलाइडल सोल है ये नेगेटिवली चार्ज है, अब इसने न्यूट्रल होना है, तो न्यूट्रल होने के लिए इसको क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये अपने आयन में से ही पॉजिटिव चार्ज को लेगा। कौन सा लेगा पॉजिटिव चार्ज, अब इसमें देखो I है, I नेगेटिव इसने एब्जॉर्ब कर लिया, NO3 नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगी, रिपल्शन। तो ये किसको एब्जॉर्ब करेगा, Na पॉजिटिव को। यानी कि Na पॉजिटिव को ये अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, सेकेंड लेयर फॉर्म कर लेगा। तो जो ये सेकेंड लेयर है, इस सेकेंड लेयर को हम मोबाइल लेयर भी बोल देते हैं बेटा, डिफ्यूज लेयर भी बोल देते हैं, और स्लिपरी लेयर भी बोल देते हैं।
अब मोबाइल का मतलब क्या होता है, मूव। डिफ्यूज का मतलब कि एक फर्स्ट लेयर के साथ दूसरी लेयर चिपक गई। स्लिपरी मतलब सेकेंड लेयर फर्स्ट लेयर के ऊपर स्लिप हो रही है, क्यों? क्योंकि इट इज अ मोबाइल इन नेचर। तो ये जो कोलाइडल सोल था ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो जो सेकेंड लेयर है वो सेकेंड लेयर चेंज भी हो सकती है। क्यों चेंज हो सकती है? वो डिपेंड करता है कि उस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास डिस्पर्जन मीडियम में अगर कोई कॉमन चार्ज है या फिर कोई उससे उल्टा चार्ज है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। बट फर्स्ट लेयर क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ठीक है बेटा, तो इसी को हम क्या करते हैं, बोलते हैं प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन। देखो AgI ने अपने सरफेस के ऊपर किसको प्रेफरेंस दी एब्जॉर्ब होने की, किसको प्रेफरेंस दी चिपकने की, I नेगेटिव को दी प्रेफरेंस। तो इसी को बोला प्रेफरेंस एब्जॉर्प्शन। प्रेफर दे रहा है वो I को कि वो उसके सरफेस पे जुड़े। क्यों जुड़े? क्योंकि वो एक कॉमन आयन है। मैंने आपको ट्रिक बताई, वो क्या होना चाहिए, एक कॉमन आयन होना चाहिए, वही उसके सरफेस के ऊपर चिपकेगा। और जो उसके सरफेस के ऊपर चिपकेगा वो फर्स्ट लेयर बनाएगा, उसको उसी सॉल्यूशन में से न्यूट्रल होने के लिए अपोजिट आयन को जोड़ेगा, जो सेकंड लेयर बनाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, मोबाइल लेयर, डिफ्यूज लेयर या फिर स्लिपरी लेयर। अब अगर आप देखो जहां पर भी पॉजिटिव नेगेटिव आ जाता है, आपने फिजिक्स में कैपेसिटर चैप्टर में भी करा हुआ है कि जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी करा हुआ है, जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव आ जाता है, दो पॉजिटिवली चार्ज आयन आ जाते हैं, तो उनके बीच में क्या जनरेट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस था इट विल जनरेटेड बिटवीन टू लेयर। कौन कौन सी टू लेयर है, एक फिक्स लेयर एंड सेकेंड वन इज डिफ्यूज लेयर। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल, या फिर उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो काइनेटिक पोटेंशियल। एंड टू और वी कैन से डबल layer of opposite charge thus formed is called Helmholtz electrical डबल लेयर। ठीक है बेटा, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। ये क्या कह रहे हैं कि ये जो दो लेयर बनी, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या बोला, जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। और जो ये दो लेयर है, इकट्ठी दो लेयर है, एक पे नेगेटिव चार्ज और एक पे पॉजिटिव चार्ज है, उसको हमने क्या बोला, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, HELMHOLTS इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, जिसमें से एक लेयर फिक्स्ड है और दूसरी लेयर क्या है, मोबाइल। ठीक है बेटा, मैं एक और एग्जांपल देके आपको बता देती हूँ, अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट होगा तो वो इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि कैसे चार्ज आता है कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर। देखो वो सेकेंड एग्जाम्पल, देखो सेकेंड एग्जाम्पल क्या, अगर मैं कह रही हूँ NaI जुड़ रहा है AgNO3 एक्सेस के साथ, तो बनेगा क्या बेटा, AgI ही बनेगा। अब ये एक्सेस में है तो इसके साथ साथ और कौन कौन से आयन है बोलो, Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव एक्सेस में है, बट इसमें से I जुड़ गया तो रह कौन सा गया, Na पॉजिटिव। तो जो ये AgI का कोलाइडल सोल्यूशन है, अब आप बताओ AgI कौन सा आयन को एब्जॉर्ब करेगा अपने ऊपर, कौन से आयन को एब्जॉर्ब करेगा, जो कॉमन होगा उन तीनों में से। अब इन तीनों में से कौन सा कॉमन है बताओ AgI के, Ag कॉमन है ना, I है इसमें नहीं, तो किसको एब्जॉर्ब करेगा, Ag को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये क्या बन गई, फर्स्ट लेयर। तो ये कौन सा सोल बना, पॉजिटिव सोल।
मेरे को लगता है अब क्लियर हो गया होगा बेटा कि कैसे सोल के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव आता है। वो जोन से कॉमन आयन को एब्जॉर्ब करेगा, उसके ऊपर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो वही चार्ज आ जाएगा कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर। अब न्यूट्रल होने के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि जो सेकंड लेयर है, ये क्या हुई फर्स्ट लेयर, तो सेकंड लेयर कौन सी बनेगी बताओ, कौन से आयन को एब्जॉर्ब कराएगा अपने सरफेस के ऊपर? NO3 को, क्योंकि NO3 किस में है? एक्सेस में। अगर Na पॉजिटिव की बात करें, दोनों में रिपल्शन होगी, तो किसको एब्जॉर्ब कराएगा? NO3 को। तो ये क्या बनी? सेकंड लेयर। और ओवरऑल ये क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। क्लियर है? तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोल दिया? अभी आपको बताया जीटा पोटेंशियल, और दोनों लेयर्स को क्या बोल दिया? हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। क्लियर है बेटा? उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, और डेफिनेशंस क्या है देखो। एक हमारे पास है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको हम कैटाफोरेसिस भी बोलते हैं, एंड द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अब अगर हम एक कोलाइडल, अभी आपको बताया, अगर एक कोलाइडल सोल की बात करते हैं बेटा, तो उसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज भी होगा, और क्या होगा? डिस्पर्जन मीडियम। अगर डिस्पर्स्ड फेज पे पॉजिटिव चार्ज है तो डिस्पर्जन मीडियम पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अगर मैं कहूँ डिस्पर्स्ड फेज पे उल्टा नेगेटिव चार्ज है तो डिस्पर्जन मीडियम पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इन केस इस कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं, अगर मैंने इस कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, तो क्या होगा? आपको पता है जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो कोलाइडल सेल के जो पार्टिकल्स है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम, उनके साथ क्या होगा? जो डिस्पर्स्ड फेज है अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है वो तो नेगेटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, और डिस्पर्शन मीडियम अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। हमने ऐसा क्यों बोला? आपको पता है बेटा कोलाइडल सोल में अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। ऐसे कोलाइडल सोल में हमारे पास दो कंपोनेंट है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। अगर डिस्पर्स्ड फेज पे पॉजिटिव आ गया तो डिस्पर्जन मीडियम पे नेगेटिव, अगर डिस्पर्स्ड फेज पे नेगेटिव आ गया तो डिस्पर्जन मीडियम पे पॉजिटिव। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करती हूँ तो ये पॉजिटिवली चार्ज की तरफ मूव करेंगे, जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव की तरफ और जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव की तरफ। बट अब अगर हम इन चीज़ों को कंसर्न करें विद दैट इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? इसमें किसकी मूवमेंट होती है? मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। कब मूवमेंट हुई? डिस्पर्स्ड फेज कब मूव करा? जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, तो हम कहेंगे मूवमेंट ऑफ अ डिस्पर्स्ड फेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जब डिस्पर्स्ड फेज मूव हुआ, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, तो उसको हमने क्या बोल दिया? इलेक्ट्रोफोरेसिस। और ऐसे जब डिस्पर्जन मीडियम की मूवमेंट हुई, मूवमेंट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, ये भी कब मूव हुआ? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अगर आप इस तरीके से करोगे तो बेटा ये बहुत ही इजी है। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? द मूवमेंट ऑफ अ डिस्पर्स्ड फेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या है? द मूवमेंट ऑफ अ डिस्पर्जन मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको वैसे भी पता है ऑस्मोसिस में किसकी मूवमेंट होती है? वाटर मॉलिक्यूल की ना। तो वाटर मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट ही तो बोलते हैं। और सॉल्वेंट को हम कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या बोल देते हैं? डिस्पर्जन मीडियम। और इलेक्ट्रो का मतलब क्या हुआ बेटा? इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं
तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो डिस्पर्शन मीडियम की मूवमेंट होगी तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्मोसिस। और अगर डिस्पर्स फेज यानी कि सल्यूट की मूवमेंट होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। आई होप बेटा आपको इनकी डेफिनेशन क्लियर होगी। अब इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखो क्या है, देखो क्या है इलेक्ट्रोफोरेसिस, द मूवमेंट ऑफ अ कोलाइडल पार्टिकल्स मींस डिस्पर्स्ड फेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्मोसिस क्या है, द मूवमेंट ऑफ अ डिस्पर्शन मीडियम मॉलिक्यूल, यानी कि डिस्पर्शन मीडियम के मॉलिक्यूल आर अलाउड टू मूव कर रहा है कब, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर एज द कोलाइडल पार्टिकल्स आर नॉट अलाउड। मतलब कोलाइडल पार्टिकल मतलब डिस्पर्स्ड फेज मूव नहीं करेगा, डिस्पर्शन मीडियम मूव करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस। और ये दोनों जो डेफिनेशन है बेटा वो किसने दी थी, रियस एंड पोरेट ने 1809 और 1816 में दी थी। ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट इज द कोगुलेशन। नेक्स्ट देखो बेटा क्या है, कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। कोगुलेशन का मतलब क्या है, पीपीटीज बनना। अब पीपीटीज कैसे बनते हैं आपको पता है, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं आपने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज करी थी, जिसका साइज 1 to 1000 नैनोमीटर होता है और वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते, दे डू नॉट सेटल। बट अगर हम बात करें सस्पेंशन की, जिसका साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, वी कैन से ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, दे सेटल डाउन, वो नीचे बैठ जाते हैं। तो क्या हुआ, जब कोलाइडल पार्टिकल्स इकट्ठे होने शुरू हुए, जैसे हमारे पास यहाँ पे कोलाइडल सोल है, ठीक है बेटा। अब कोलाइडल सोल में जब कोलाइडल पार्टिकल्स, हमारे पास ये कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, अब जब ये कोलाइडल पार्टिकल इकट्ठे होने शुरू हुए, इकट्ठे हो गए, एग्रीगेट हो गए, तो इनका जो साइज है वो बढ़ जाएगा। पहले तो ये अलग अलग थे, अब ये इकट्ठे हो गए तो इनका साइज बढ़ गया। जब ये साइज इनका बड़ा हो गया तो ये हैवी इन वेट हो गए। जब ये हैवी इन वेट हो गए तो इस डिस्पर्शन मीडियम में वो नीचे सेटल डाउन हो गए, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ अ पीपीटी, इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेसिपिटेट, जिसको क्या बोल देते हैं, कोगुलेशन, या फिर क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेशन। बहुत ही सिंपल बेटा, कोगुलेशन का मतलब प्रेसिपिटेट बनना। प्रेसिपिटेट कब बनेंगे, जब कोलाइडल पार्टिकल सारे आपस में जुड़ के एक बड़े साइज का पार्टिकल्स बना लेंगे और जो इसका साइज 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा हो जाएगा, और जब 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा हो जाएगा तो वो नीचे बैठ जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो इसकी डेफिनेशन क्यों हुई, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एग्रीगेटिंग टुगेदर द कोलाइडल पार्टिकल्स, कि कोलाइडल पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़ रही है और जुड़ के किस में बदल रहे हैं, टू चेंज इनटू अ लार्ज साइज, बड़े साइज में बदल रहे हैं, और अल्टीमेटली वो कहाँ पे, नीचे बैठ रहे हैं सोल्यूशन में, कैसे, एज अ प्रेसिपिटेट। उसको हम क्या बोलते हैं, कोगुलेशन और अ प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट देखो बेटा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हाउ कोगुलेशन टेक प्लेस। कोगुलेशन कैसे होती है, कैसे होती है, कोगुलेशन इज कैरिड आउट बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के ऐड करने से ही कोगुलेशन होती है। कैसे, देखो हमने एक बीकर लिया, इस बीकर में हमारे पास डिस्पर्जन मीडियम है और क्या है, डिस्पर्स्ड फेस। जब वो आपस में एक दूसरे से जुड़ गए तो वो क्या बना रहे हैं, कोलाइडल सोल। अब क्या करते हैं, जब हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज है, खाली डिस्पर्स्ड फेज में जब हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, जैसे मैंने आपको अब एग्जांपल बताया कि जैसे हमने NaI में AgNO3 ऐड किया था तो क्या बना था, AgI, तो ये एक्सेस में था, ये क्या था, एक इलेक्ट्रोलाइट। तो AgI ने क्या एब्जॉर्ब करा था, Ag को एब्जॉर्ब करा था। Ag को एब्जॉर्ब करने के बाद उसने उसी सोल्यूशन से क्या एब्जॉर्ब करा था, क्या एब्जॉर्ब करा था बेटा, AgI ने यहाँ से Ag पॉजिटिव सोल बन गया, Ag भी और NO3 भी है, क्या एब्जॉर्ब करा था, NO3, उससे उल्टा चार्ज, तो ये न्यूट्रल हो गया था। तो कोगुलेशन क्या हुई कि जब हमने इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करा तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड होने से जो कोलाइडल पार्टिकल हैं वो क्या हो गए, चार्ज हो गए। अब वो चार्ज हो गए तो दे टेक द अपोजिट आयन,
गेट न्यूट्रलाइज्ड। तो न्यूट्रलाइज्ड होने के लिए उन्हें उल्टा आयन लेना पड़ा। अगर ये पॉजिटिव था तो इसको नेगेटिव लेना पड़ा। तो जब वो न्यूट्रल हो गए तो न्यूट्रल होके वो आपस में एक दूसरे से इकट्ठे जुड़ जाते हैं, एग्रीगेट टुगेदर। और जब वो इकट्ठे जुड़ जाते हैं तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, दे सेटल डाउन एज प्रेसिपिटेट। तो ऐसे कोगुलेशन होती है। मतलब अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो कोगुलेशन कैसे हुई? जब हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड करा, उस इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने से कोलाइडल पार्टिकल्स क्या हुआ? चार्ज होके उसने उसी मीडियम में से उल्टे चार्ज को एब्जॉर्ब करा, न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल होने के बाद वो इकट्ठे एक दूसरे के साथ जुड़े और जिससे लार्ज साइज का मॉलिक्यूल बन गया। और जब लार्ज साइज का मॉलिक्यूल बन गया तो वो नीचे सेटल डाउन हो गया एज अ प्रेसिपिटेट। तो जो आयन रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द coagulation. The ion responsible for the neutralization of a charge on the colloidal particle. यहाँ मैंने क्या बोला? The ion which is responsible for neutralization of चार्ज किस पे? ऑन कोलाइडल पार्टिकल, उसको क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड कोगुलेटिंग आयन। क्लियर है बेटा? अब अगर मैं बात करूं AgI में से Ag पॉजिटिव था, इसने उल्टा कौन सा चार्ज आयन? कोगुलेशन किसकी हुई? AgI की हुई ना, AgI के प्रेसिपिटेट बने, पर इसने अपोजिट चार्ज कौन सा एब्जॉर्ब करा? NO3 नेगेटिव। तो NO3 नेगेटिव को क्या बोलेंगे? कोगुलेटिंग आयन। जब ये न्यूट्रल हो जाएगा उसके बाद ये नीचे बैठेंगे, तब कोगुलेशन होगी। क्लियर है बेटा? देखो क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट दैट मस्ट बी एडेड टू 1 liter ऑफ द कोगुलेटिंग सोल्यूशन टू ब्रिंग अबाउट अ कोगुलेशन इज कॉल्ड कोगुलेशन और अ फ्लोकुलेशन और अ प्रेसिपिटेशन वैल्यू। यानी कि प्रेसिपिटेशन वैल्यू क्या है कि कम से कम, आपको मैंने अभी बताया कि कोगुलेशन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। और वो इलेक्ट्रोलाइट का कितना अमाउंट ऐड कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन और प्रेसिपिटेशन वैल्यू। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट ज़रूरी है कोगुलेशन ऐड करने के लिए। तो इसी लिए वो कह रहे हैं कि कम से कम कितना अमाउंट है इलेक्ट्रोलाइट का जो हम कोलाइडल सोल्यूशन में ऐड करेंगे ताकि उसकी क्या हो जाए? कोगुलेशन। तो क्या कहेंगे? जितनी कम कोगुलेशन की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी आपके पास? कोगुलेशन होगी। जितनी कम वैल्यू किसकी होगी? इलेक्ट्रोलाइट की होगी। स्मॉलर द कोगुलेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ग्रेटर इज इट्स कोगुलेशन। क्योंकि हमने कोगुलेशन वैल्यू किसको बोला है? मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि इलेक्ट्रोलाइट कम से कम डालें कि ताकि उसकी पूरी की पूरी क्या हो जाए? प्रेसिपिटेशन हो जाए। इसी के बेस पे, इसी डेफिनेशन को देखते हुए एक साइंटिस्ट आया था हार्डी-शेक्यू लॉ, जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया था कोगुलेशन का, और उसने उसी के बेस पे अपना एक लॉ दे दिया था। वो क्या लॉ था? हार्डी-शेक्यू लॉ। कि वही लॉ था जो कोगुलेशन के बारे में उसने बताया था। उसने कहा था द इफेक्टिव आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कि इलेक्ट्रोलाइट के आयन इन ब्रिंगिंग अबाउट कोगुलेशन, कि इलेक्ट्रोलाइट के आयन कोगुलेशन कर रहे हैं किसकी? कोलाइडल पार्टिकल्स की। जब वो क्या कैरी कर रहे हैं? विच कैरी चार्ज अपोजिट टू दैट ऑफ अ कोलाइडल पार्टिकल्स। तो हार्डी-शेक्यू ने यही कहा था कि अगर कोलाइडल पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो डिस्पर्जन मीडियम से नेगेटिव चार्ज लेके क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा और वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। और कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज कब आता है? जब हम इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं। तो इसी वजह से फर्स्ट क्या हुआ इसका पॉइंट कि कितने इलेक्ट्रोलाइट के आयन कोगुलेशन करेंगे जब वो पॉजिटिवली चार्ज आयन को एब्जॉर्ब करेंगे फ्रॉम द डिस्पर्जन मीडियम ऑन अ कोलाइडल पार्टिकल। सेकेंड क्या था? ग्रेटर इज द वैलेंसी ऑफ अ कोगुलेटिंग आयन, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं? कि जो डिस्पर्जन मीडियम का आयन है जो न्यूट्रल कर रहा था कोलाइडल पार्टिकल्स को, उस पर जितनी ज़्यादा उसकी वैलेंसी होगी उतनी ज़्यादा ही कोगुलेशन होगी। ठीक है बेटा? ग्रेटर द वैलेंसी, ग्रेटर इज द
कोगुलेशन। जैसे इसका एग्जांपल आप क्या कर सकते हो, अगर मैं आपसे पूछूं, सिंपल सी बात है, मैंने कहा जो डिस्पर्शन मीडियम है, एक इलेक्ट्रोलाइट AlCl3 है और एक MgCl2 है, तो एक ने Al को एब्जॉर्ब करा और एक ने Mg को एब्जॉर्ब करा, तो Al पे कितना चार्ज है 3 पॉजिटिव, Mg पे कितना 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, तो किसकी कोगुलेशन ज़्यादा होगी, एल्यूमिनियम वाले की। क्यों? क्योंकि हार्डी-शेक्यू ने ये कहा था, हार्डी-शेक्यू ने क्या कहा था, ग्रेटर द वैलेंसी ग्रेटर इज द कोगुलेशन। क्लियर है बेटा? इसी के साथ साथ आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज फिनिश अप होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क, डू एंड कमेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।